या अमित जी, बस मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है और एक थोड़ा सा लेंदी जरा सा है, डिस्कशन है बेसिकली। गो अहेड, गो एक अहेड। तो ये कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद से लोन है। हाँ मैं हाँ जब भी फोन कर रहा हूँ, उनको कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो कह रहे हैं ऊपर से अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आए हैं। हाँ। तो आई होप कि शायद ये चीज क्लियर हो जाए, जैसे कि मैं पेमेंट कर सकूं, कि मेरा अभी लोन का पेमेंट जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बैलेंस पेमेंट टू दिस फ्लैट। हम्म। जितना टेरेस होम में करना, उससे ज्यादा लोन लोन का मैं बैलेंस पड़ा, क्योंकि मैंने इनिशियली अपने से काफी पेमेंट कर दिया था इसमें। ओके। तो अभी तक तो उसका क्या, एक तो पूछना था। दूसरी चीज ये पूछना है कि एसबीआई कैप जैसे इसको नॉन वैल्यूएबल बता रहा है, जो भी उनके टर्म यूज कर रहे हैं। हाँ लेकिन जब आम्रपाली इस प्रोजेक्ट को पूरा शुरू किया था, सेंचुरियन पार्क को, तो वो एज ए होल चल रहे थे। वो टेरेस होम या ओटू वैली या अलग अलग लेके नहीं चले थे। उन्होंने ऐसा किया है, जहां तक मुझे अपना लग रहा है, कि इसका फंड जो है दूसरे प्रोजेक्ट्स को डाइवर्ट किया है, जिसकी वजह से वो आज वैल्यूएबल दिखाई दे रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल दिखाई दे रहे हैं, और हमारा प्रोजेक्ट जो है नॉन प्रॉफिटेबल दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को क्या आर्गू किया गया हमारे हम लोग की तरफ से कोर्ट के अंदर, कि तो आम्रपाली का ये तो पूरा कंपाउंड एक ही है, और एक लो राइज हो गया या हाई राइज हो गए, तो दे आर लुकिंग इन टोटल, नॉट इंडिविजुअल बिल्डिंग्स और इंडिविजुअल ब्लॉक्स लाइक दैट। ठीक है। आपका फर्स्ट पार्ट जो है बैंक से रिलेटेड जो है, देयर आर टू थिंग्स विच अ बायर हैज टू डू इट। परहैप्स बायर को ही इसमें इनिशिएट करना होगा इन टर्म्स ऑफ, पहले सबसे पहले क्या करना है कि रिसीवर ने आपको भी बताया है, मैंने भी बताया, और ग्रुप में भी ये डिटेल्स हैं। देयर इज अ फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन विच यू नीड टू सेंड इट टू द बैंक, कि जो रिसीवर ने फॉर्मेट दिया उसमें अपना डिटेल भरिए। हुएवर इज योर बैंक, सेंड दैट एप्लीकेशन टू द बैंक विद अ डिमांड कॉपी, जो मैंने आपको अभी पिछले डेमो में बताया था, डाउनलोड पेज में जाके या रिसीवर की साइड में आप जाके उसको डाउनलोड करिए। उसके साथ वो डिमांड अटैच और आपका चालान निकालिए। चालान निकालने के लिए जो आप बैंक के पोर्टल पे जाते हैं, जब आप ऑफलाइन मोड को चूज करेंगे तो वो आपको डिमांड का आपको एक चालान जनरेट करेगा। वो चालान आपका डिमांड का जो लेटर है और एप्लीकेशन है, तीनों बैंक को दीजिए। देयर आर वेरियस बैंक्स आम्रपाली सेंचुरियन पार्क में, देयर आर 42 बैंक्स, एम्प्लॉइज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सबका अमलगमेशन मिलके 42 एंटिटीज हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं, और ओवरऑल आम्रपाली में देयर आर 68 एंटिटीज जिसमें ये डीलिंग रिसीवर कर रहे हैं। सो फार एज सेंचुरियन पार्क इज कंसर्न, जो भी 42 बैंक्स के एंटिटी हैं, लेंडर्स के एंटिटी हैं, उसमें से बहुत सारे आर्मी है, नेवल है, इसके अलावा डीएमआरसी है, इसके अलावा भारत हैवी है, ऑयल एंड गैस है, बहुत सारे लोग हैं। तो जितने भी एम्प्लॉय सेक्शन है उनके पास इस तरीके का इशू नहीं है। जो भी इनके रिक्वायरमेंट है वो रेडिली अवेलेबल है, डिमांड लेटर इज अवेलेबल, चलान इज अवेलेबल, तो उनका कोई इशू नहीं है। जो इशू है वो बैंक्स का है और एनबीएफसीज का है, जिसमें डीएचएफएल एक अलग एंटिटी है सेपरेटली ऑल टुगेदर, बैंक्स एक और सेपरेट एंटिटी है। DHFL का केस इसीलिए डिफरेंट है बिकॉज DHFL इज अंडर इंसॉल्वेंसी, दैट इट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ रूटीन बैंक जिसमें ये आदेश पारित होंगे। तो बैंक्स का सो फार एज क्वेश्चन इज कंसर्न्ड आप उनको दीजिए। देयर आर वेरियस बैंक्स हु आर डूइंग डिस्कशंस विद रिसीवर्स। हर बैंक का एक अपना ही सेट ऑफ क्वेश्चंस है और इश्यूज हैं which needs to be solved by receiver. Most of the banks have agreed to a certain principles, they are doing it, Canara is doing it, State Bank of Maharashtra has started doing it, they asked for an MU, जितना भी है मतलब they have started up doing it। जो छोटा मोटा है, खासकर बहुत सारे लोग कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन करते रहते हैं। कॉर्पोरेशन इज अंडर इंटेंस डिबेट। कॉर्पोरेशन इज आल्सो डिमांडिंग फॉर अ MOU टू बी साइंड बिटवीन रिसीवर, यू एंड देम। जब भी वो तीन MOU का कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड टू पार्ट ऑफ इट। सुप्रीम कोर्ट ने आपको वर्चुअल ओनर बनाया है, दे हैव रिजेक्टेड द बैंक्स क्लेम इन योर प्रॉपर्टी। जब भी आप MOU साइन करते हैं, बिल्डर कोई भी बैंक से लोन लेते हैं, दे प्रिंसिपली टेक क्लेम ऑफ योर प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का वायलेशन ना हो, इसका एमिकेबल सोल्यूशन क्या हो, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, जिसको डिबेट में किया जा रहा है। MOU के कौन से वो सर्टेन पॉइंट्स हैं, हम लोग तो आप मैं या जिन्हें भी कभी लिया होगा, हम क्या करते हैं कि 100-200 पन्ने पे सिर्फ साइन करके छोड़ देते हैं, हम कभी नहीं पढ़ते उसमें क्या लिखा है। बट इन प्रिंसिपली जो भी बैंक आपको लोन देता है वो आपको सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ देता है, जिसमें प्रिंसिपल कंडीशन ये होती है कि अगर आपने डिफॉल्ट किया, दे विल टेक कंट्रोल ऑफ योर
बैंकिंग पार्ट ऑफ इट। तो वो एक पार्ट है। प्लस कोर्ट ने एडिशनली रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन भी बोला है। अगर आपका कोई 10 साल पुराना लोन है, आपका नहीं है, किसी और का भी है, उसको रीस्ट्रक्चर करना है, तो उसमें कितना कंपोनेंट होगा जो छोड़ा जाएगा, क्या इस रीस्ट्रक्चरिंग का मॉडल होगा, अगर आपने अभी और डिसबर्समेंट लिया है तो उसका क्या एक कंपोजिट फिगर होगा। इसलिए कॉर्पोरेशन बैंक, एसबीआई या बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनका अभी डिस्कशन लैंड नहीं हो रहा है। धीरे धीरे सबका हो रहा है, बाय सितंबर एंड हर किसी का हो जाएगा। दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सो फार एज योर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज कंसर्न, यू मस्ट अंडरस्टैंड टू पार्ट ऑफ इट। जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, या आम्रपाली के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको समझाऊं, फॉर एन एग्जांपल सेंचुरियन पार्क। सेंचुरियन पार्क प्राइवेट लिमिटेड वाज अ कंपनी, इट वाज अ कंपनी फ्लोटेड विद अ विजन टू डेवलप योर प्रोजेक्ट। इसका मतलब सिर्फ ये था कि ये कंपनी सिर्फ कैश रिसीवेबल, जो आपका पेमेंट से रिलेटेड मामला था, इसके ऑब्लिगेशंस को पूरे करने के लिए किया गया था। जो लैंड थी आपके प्रोजेक्ट में स्पेंचुरियन पार्क में 2010 में जब ये लैंड सैंक्शन हुई थी, एप्लीकेशन गई थी और सैंक्शन 11 में हुई थी, तब ये लैंड जो थी 2,72,000 स्क्वायर मीटर की थी। जब ये बाइफरकेट हुई, मतलब बाइफरकेशन का मतलब हुआ सब लीज हुई, तब ये 3 पार्ट्स में दूसरे बिल्डर को दे दी गई 2011 में ही। तब लैंड जो बची वो 2,28,000 स्क्वायर मीटर बची, जो हमने कोर्ट में भी इस मामले में किया था और जजमेंट में भी मैंने पर्सनली इसमें बहुत सारा कुछ किया था, जो जजमेंट में भी रिकॉर्डेड है, फेयरली रिकॉर्डेड है कि हमने क्या बताया था कोर्ट को। तो 2,28,000 में 4 फेजेस थे। बिल्डर ने जैसे पहले 3 सबलीज की थी, वो तो फॉर्मली ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते कर दी थी। O2 वैली जब किया गया था, O2 वैली को भी प्रिंसिपली यही विजन था बिल्डर का कि हम इसको छोटे पार्ट्स में करके, अगर हम नहीं कर पाएंगे तो छोटे पार्ट्स में करके इसको बेच देंगे। उसी तरीके से उन्होंने O2 वैली का बाइफरकेशन किया, O2 वैली के नाम पे एक कंपनी बनाई, उसमें सारा बायर्स का पैसा लिया, उसके लिए अलग डायरेक्टर, प्रॉक्सी डायरेक्टर्स बनाए और उनको उसमें प्लेस किया गया। सेंचुरियन का जो 3 फेज थे वो एक साथ लिया गया, जिसका पैसा सेंचुरियन पार्क प्राइवेट लिमिटेड में आया। वो था लो राइज, सेंचुरियन पार्क, टेरेस होम्स और ट्रॉपिकल। इन 3 का पैसा सेंचुरियन पार्क प्राइवेट लिमिटेड में आया। O2 वैली का पैसा O2 हैबिटेट का अलग अकाउंट बना के वहां पे लिया गया। इन्होंने कोर्ट में O2 वैली को अलग किया था। 2017 में 18 में जब ये मामला आया था मेरे ख्याल से, तब तो कोई O2 का मुझे जानता भी नहीं था, बट क्योंकि ये मेरे नॉलेज में था, आई हैव डन सर्टेन RTIs वेयरइन आई फिगर्ड आउट कि O2 वैली को टेक्निकली जो बोलते हैं सबलीज नहीं किया गया है, इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी। तो उसको हमने अनर्थ किया था और वो उसके बारे में O2 वैली को हमने डे 1 से अपने साथ लेके रखा था। जब बाइफरकेशन की पार्ट आई, यू मस्ट अंडरस्टैंड, मैं ग्रुप में भी कई बार कहता हूँ, व्हेन आई से बाइफरकेशन, व्हिच मींस बाइफरकेशन कैन बी डन इन 2 वेज। बाइफरकेशन मींस टेक्निकली अगर हम बाइफरकेट करते हैं, व्हिच मींस हम सेपरेशन कर रहे हैं। सेपरेशन एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, एग्जीक्यूशन के लिए बाइफरकेशन एक अलग सब्जेक्ट होता है। जब हमने नवंबर में, बहुत सारे लोग अगर ग्रुप में हैं वो जानते भी होंगे, जब हमने नवंबर में एनबीसीसी का ये मामला पकड़ा था, तब एनबीसीसी का एक मोटिव था कि पूरा सेंचुरियन एक साथ किया जाए। तब जो प्रोजेक्ट की वैल्यू थी 976 करोड़ थी और इसका टेंडर एक बार में किया गया था। अनफॉर्चुनेटली वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। हमने जब शुरू में एनबीसीसी के साथ मीटिंग की थी, वी प्रपोज्ड टू do the execution of Centurion into 2 phases depending on 2 things, common area क्या है, installation of common area क्या है, और जो चारों पार्ट के जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, उस ट्रैफिक मैनेजमेंट की कोहेसिवनेस को कैसे मेंटेन की जाएगी, उनका ट्रैफिक कैसे मैनेज किया जाएगा, उनका बहुत सारी। तो हमने बोलो उनको सजेस्ट किया था रिसीवर के साथ मिलके कि क्यों ना इस प्रोजेक्ट को 2 पार्ट्स में टेंडरिंग की जाए। अगेन कीप इन माइंड, हमने सेपरेशन के लिए नहीं बोला था, एग्जीक्यूशन के लिए बोला था, सो दैट एनबीसीसी कैन एग्जीक्यूट 2 at one go and 2 at other go, क्योंकि उनकी सेपरेट यूनिट्स थी आपकी कॉमन एरिया की लेके। मैंने कल एक आपको ग्रुप में एक पेपर भी डाला है एनबीसीसी का, जिसमें एनबीसीसी ने कल कॉम्प्रिहेंसिवली कोर्ट को फिर से समझाने की कोशिश की है। सो फार एज डाइवर्जन इज कंसर्न, पूरे प्रोजेक्ट का डाइवर्जन जो था 536 करोड़ रुपए है, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। सबसे टॉप में था 586, जो कि स्मार्ट सिटी से था। स्मार्ट सिटी मतलब गोल्फ होम्स और किंग्सवुड से जो था, वहां से सबसे ज्यादा था, सेकंड हमारा था। पूरा प्रोजेक्ट का जो डाइवर्जन था वो आम्रपाली का, वो तकरीबन 5000 करोड़ है। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। अनवाइबल सारे आम्रपाली के प्रोजेक्ट हैं। देयर इज नो प्रोजेक्ट विच इज प्रॉफिटेबल एंड नेट वर्थ पॉजिटिव। जब एसबीआई कैप की मीटिंग चालू हुई थी, बहुत सारे लोग उस समय टेंडर्स को लेके थे। आई हैव ऑलवेज बीन प्रोएक्टिव क्वाइट ऑनेस्टली विद टेंडर्स आल्सो एंड विद एसबीआई आल्सो।
जब 6 अप्रैल को मेरी मीटिंग हुई थी फंड्स से रिलेटेड, तब ये एक प्रपोजल आया था कि व्हाट शुड बी द फंडिंग मैकेनिज्म, आम्रपाली सेंचुरियन पार्क में कैसे फंड को लाया जाए। देन क्योंकि आई वाज द पार्ट ऑफ योर डीआरटी प्रोसीडिंग्स, वहां पे मैंने पूरे प्रोजेक्ट को एक एक इंच के हिसाब से वैल्यू किया है इन टर्म्स ऑफ कि ये फेज कितने का है। आज कोई मेरे से पूछता है कि लो राइज कितने का है, आई कैन सेग्रीगेट इट कि इसमें इतना एरिया है, इतना रेसिडेंशियल है, जो कि एसबीआई वाले भी आज तक नहीं जानते, रिसीवर साहब भी आपके नहीं जानते, एनबीसीसी जानती है, बिकॉज आई हैव टोल्ड देम दोस डेटा, आई हैव गिवन देम दोस डेटा। डीआरटी की प्रोसीडिंग्स में हमने अपने प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन किया था, मे बी इट ऑन अ हायर साइड बट स्टिल वी आर ऑन अ गुड पोजीशन एज फार एज अदर्स आर कंसर्न। तब हमारा पिच इन जो था एसबीआई को वो ये था कि आप आम्रपाली सेंचुरियन के 3 फेज, लो राइज, ओटू वैली और ट्रॉपिकल गार्डन, दे आर द कैश रिसीवल जो बायर से आना है सोल्ड यूनिट से और अनसोल्ड यूनिट से, वीजा वी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगनी है, ये तीनों कोहेसिव है, मतलब अच्छे हैं, सेटिस्फैक्टरी पोजीशंस पे हैं, दिस मेक्स प्रॉफिटेबल। सो फार एज टेरेस होम्स इज कंसर्न, 22 टावर्स हैं टेरेस होम्स के, टोटल 33 हैं, 22 यहाँ के टावर्स हैं। अब 22 टावर्स का जो नेटवर्थ डेफिसिट है वो 140 करोड़ के आसपास है, 139 समथिंग करोड़ है। तो वहां पे नेटवर्थ जो है हमारा डाउन करता है। लेकिन अगर हम अपने प्रोजेक्ट की एफएआर को कैलकुलेट करते हैं, द प्रोजेक्ट गिव्स अस सरप्लस मनी, प्रोवाइडेड कि वो एफएआर बिकती कब है, डिपेंड्स ऑन दैट आल्सो। तो हमारा सजेशन ये था कि एसबीआई को ये जो प्रोजेक्ट है ये आम्रपाली सेंचुरियन पार्क को पिच इन किया जाए। रिसीवर अग्रीड टू दैट एंड ही परसुएडेड इट विद एसबीआई। एसबीआई ने उसको पढ़ा, सारे प्रोजेक्टों का किया, हमारा भी पढ़ा, एंड दे फाउंड यस गुड टू गो। उन्होंने क्या चालाकी की, what they wanted, चालाकी भी नहीं की, that is स्कीम रूल। स्कीम रूल ये बोलती है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट को फंड करेंगे वो प्रोजेक्ट का पूरा कंट्रोल आपका होगा, मतलब कंट्रोल ऑन सोल्ड इन्वेंट्री, अनसोल्ड इन्वेंट्री, अवेलेबल एफएआर, अनयूज्ड एफएआर और एडिशनल एफएआर, ये सारे पे उनका कंट्रोल होगा। नाउ व्हाट दे वांटेड फ्रॉम अस इज कि हम 3 प्रोजेक्ट को फेस करेंगे, आप हमको अनसोल्ड इन्वेंट्री भी टेरिस की दे दो, हमें एफएआर भी दे दो, which we objected, and you know that I am being very ruthless in terms of Yes. making it very clear कि ये no matter what, चाहे हमारे वकीलों, वो उन्होंने भी कोर्ट में कहा, कल भी हमने रिटर्न सबमिशन दिया है, एनबीसीसी is also echoing to us and receiver is also echoing to us. Receiver is very candid in hearing me and understanding the situation. Somehow he acknowledges me and my opinion in terms of what I am proposing to him. तो वो पार्ट है। तो कोई भी आम्रपाली का पॉजिटिव प्रोजेक्ट नहीं है, डाइवर्जन इट्स फेयरली डॉक्यूमेंटेड। तो ये कहना कि हमारे प्रोजेक्ट से 5,536 करोड़ हुआ है, एवरीबॉडी नोज इट, बट द क्वेश्चन इज अगर हमारा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है तो वो प्रॉफिटेबल बनाया जाएगा। दस एसबीआई कैप रूल्स सेज द प्रोजेक्ट हु आर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल, नन ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स आर प्रॉफिटेबल। 3 फेज हमारे प्रॉफिटेबल हैं बट चौथा नहीं है, बट चौथे को एसबीआई चाहती है दैट वी शुड सेपरेट इट। एक होता है बाइफर्केशन एग्जीक्यूशन के लिए, एक होता है बाइफर्केशन सेपरेशन के लिए। वी आर सेइंग डू नॉट सेपरेट इट। आपको जो ट्रॉपिकल को पैसा देना है, यू गिव इट टू ट्रॉपिकल, वी विल कीप इट, द रिसीवर एंड द कमिटी विल कीप इट इनटू अ सेफ कस्टडी, वो उनके लिए यूज होगा। बट ऑन ल्यू ऑफ इट, उनके रिटर्न में आप मेरे से बोलते हो कि टेरेस होम्स पूरे प्रोजेक्ट का जो एफएआर है, जो 800 करोड़ का एफएआर जो है, वो हमको दिया जाए, विच इज फेयरली and ethically not unfair. Yeah. unfair. It is a very unfair part of it. तो ये सारा मैटर जो है वो यहाँ पे आके अटका हुआ है। There is a proposal, कोर्ट ने भी इसको इको किया है। अब आई डोंट नो 31 तारीख को, आई होप कि कोर्ट इस तरीके का जो देता है, जो एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम सीइंग इट वेरी क्लियरली। अगर कोर्ट इस पे एक स्ट्रिक्ट डिसीजन देता है तो कोर्ट विल ऑर्डर 6 प्रोजेक्ट्स टू बी फंडेड बाय एसबीआई, एफएआर विल गो टू रिसीवर, एंड जो उनका एग्जॉर्बिएंट रेट है 12% उसको वो कम करेंगे। उनकी जो पॉलिसी है ना, तो क्वेश्चन कम्स अप कि एसबीआई की जो पॉलिसी नहीं है, एफएआर पूरा लेने की पॉलिसी है, हाउ वुड दे डू इट? अंडर सेक्शन 40 आर्टिकल 42 142 सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स दिस इम्यूनिटी एंड पावर टू डेलीगेट देयर पावर्स। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलते हैं दैट एफएआर आपको नहीं मिलेगा एंड यू फंड इट, दे हैव टू डू इट। सो वी ऑल कैन होप कि अगर ये होता है तो हमारे 3 प्रोजेक्ट 3 फेज में काम रुकेगा नहीं। जब 3 में काम रुकेगा नहीं तो जो चौथा बचा उसमें फंड की कमी नहीं होगी। कमी इसलिए नहीं होगी, देयर आर 2 सिंपल रीजंस, कुछ फंडा इस रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी पैसा आपका आ रहा है, सपोज
अभी जैसे आपके प्रोजेक्ट में 20 करोड़ रुपए एनबीसीसी को दिए गए हैं ट्रॉपिकल टेरिस के टेंडर के लिए। अब 10 करोड़ ट्रॉपिकल का है, 10 करोड़ टेरिस का है। अब जैसे भी फंड आएगा दैट फंड कम बैक टू द कोर्ट रिसीवर, जो फंड उन्होंने डाला है। लो राइज में 68 करोड़ इन्वेस्ट करने हैं पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। 40 करोड़ दे हैव ऑलरेडी गिवन, तो 40 अमाउंट वहां पे वापस आएगा, 10 यहाँ पे आएगा, 50 यू हैव द किटी, देन यू हैव अ बायर्स किटी। मैं टाइम एंड अगेन बायर्स को यही समझा रहा हूँ, डू नॉट गो बाय द शेड्यूल। अगर आपको वर्स्ट पेइंग कैपेसिटी, आपको लगता है कि नो मैटर व्हाट मैं बिल्कुल नहीं पे कर सकता, तभी वो 10 इंस्टॉलमेंट को दीजिए, और वो 10 इंस्टॉलमेंट भी 1.5 साल की हैं। अगर आपको लगता है कि आपने 2 इंस्टॉलमेंट के बाद आप दे सकते हो, जैसे आपकी कैपेसिटी होती है, आप 1 गो में कर दो। I am not pushing the one go agenda, but what I am suggesting is कि जो पैसा आपका है अगर वो आ जाता है, you know very well जो भी FAR प्रोजेक्ट की बिकेगी, अभी nobody is taking your project, real estate is going into slums, nobody is interested। लेकिन अगर कल को आपकी प्रोजेक्ट लेट्स से फरवरी मार्च में भी बिकने के लिए जाती है और उसके पहले आपका रिसीवेबल सफिशिएंट होता है, तो आपके प्रोजेक्ट में जो वर्क फोर्स है वो हाई स्पीड पे काम करेगी, वहां पे डेफिसिट नहीं होगा। और जैसे ही जनवरी फरवरी में सिचुएशन सुधरेगी, योर FAR विल गिव द मनी। अब जब वो FAR 800 करोड़ का छोड़िए, 800 करोड़ उसका 50% ले लीजिए, 400 करोड़, अगर 400 को भी छोड़ दीजिए, 200 करोड़ ले लीजिए, लेट्स से 60% हमने उड़ा दिया 800 की वैल्यूएशन में, 200 करोड़ भी आता है, तो आपके जो 200 करोड़ रहेंगे वो कहाँ लगेंगे? लोराइज में नहीं, टेरिस में। यस, वो पूरा पैसा टेरिस में आएगा और टेरिस को कंप्लीट किया जाएगा। सो वी आर, सो फार एज सेंचुरियन इज कंसर्न्ड, वी आर इन अ वेरी गुड शेप एंड फेस। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट लुक अराउंड अदर प्रोजेक्ट्स, ड्रीम वैली को देखो आप, गोल्फ होम्स को देखो, लेजर वैली को देखो, लेजर पार्क को देखो, nobody is there to fund them, they don't have that FAR. Yes, Leather Valley has it, Dream Valley had certain FARs available with them, but उनका receivable is in a huge deficit। अब वो जब बिकेगा तब वो आएगा। आपके पास 4 में से 3 में अगर पैसा आ जाता है, then you have at least 3 phases जहां पे आपका स्मूथली काम चालू होगा। चौथे फेज में there are various ways, बायर्स का पैसा भी वहां पे है, FAR बाद में मोनेटाइज होगा। कल को सुप्रीम कोर्ट में जो भी रिकवरी आ रही है, जैसे सपोज कल को कोई रिकवरी आई, फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं सारी रिकवरी छोड़ दूं, समबडी आस्क्ड मी कि वो ईडी का पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो पैसा आता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 200 करोड़ रुपए एनबीसीसी को दिया जा चुका है। सो जो पैसा भविष्य में आना है वो आपको नहीं मिलना है, जो आपको मिलेगा, जैसे महागुन में कोर्ट ने 240 करोड़ का ऑर्डर दिया, आप सपोज 240 करोड़ वो 6 महीने में जमा करते हैं, आपके पास दिसंबर तक कोई पैसा नहीं आता है, और दिसंबर में आपके पास 200 में से सपोज 100 करोड़ आ जाता है, 50 करोड़ आ जाता है, तो उसमें से एक प्रोपोर्शनेट वैल्यू में थोड़ा पैसा आपको मिल जाएगा। तो और वो पैसा अगर पूरे प्रोजेक्ट को मिलना होता, सपोज वो 4 फेज में बंटना होता 25 करोड़, तो आपके लिए क्या होता कि 4 लेबर बढ़ जाती एक एक में। अभी क्या है कि 3 फेज में आपको कोई इशू नहीं है, सारा एफिशिएंसी, सारा फोकस आपका टेरिस में आएगा। सो दैट्स हाउ वी आर सो फार एज SBI इज कंसर्न्ड। तो ये पार्ट जो है मैंने आपके इस क्वेश्चन को थोड़ा एनलार्ज करते हुए ब्रॉडली कवर कर दिया, सो दैट दिस क्वेश्चन ऑफ SBI इज कवर्ड। अमित जी, मैं रणधीर बात कर रहा था। मेरा आम्रपाली टेरेस होम में फ्लैट है। जब ये कस्टमर डाटा अपलोड हुआ था तो उसी समय मैंने अपना सारा डाटा अपलोड कर दिया था, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये अभी जो नया अपडेट होके आया है, क्या दोबारा इसमें अपडेट करना है? क्योंकि मैंने पेमेंट भी कर दिया हुआ है, तो इसको दोबारा फिर अपडेट करना है या नहीं? आपको अपडेट करना पड़ेगा, बट इसको अपडेट जो भी करेंगे आप, कीप इन माइंड कि जो भी अपडेट आप कर रहे हैं वो अपडेट एक बार कर दें, बार बार अपने उसको अपडेट के लिए ना जाएं, क्योंकि जो आप अपडेट कर रहे हैं वो उनके पास एक रिकॉर्ड की तरह बन जा रहा है। जैसे आपने कोई वेबसाइट खोलते हैं तो एक कुकी बन जाती है, नेक्स्ट खोलेंगे फिर बन जाएगी। अब आप 100 बार एक ही वेबसाइट को खोलेंगे तो आपके पास 100 कुकी बन जाएगी। उसी तरीके से आप 100 टाइम्स अगर अपना ही अपडेट करते रहेंगे तो वहां पे वो जंक यार्ड बन जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको अगर लगता है कस्टमर डेटा को अपडेट करने के लिए, अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं कस्टमर डेटा में अपना मोबाइल नंबर बदल दूंगा या ईमेल बदल दूंगा तो मेरे पास कोई कोर्ट से या रिसीवर से अलर्ट आएगा, नहीं आएगा। आपको वो डेटा की फैसिलिटी इसलिए दी गई है ताकि कल को आपका डेटा जो है रिसीवर के पास
पड़ा रहे, कल को उनको कोई कम्युनिकेशन करना हो, कल को वो कोई ऐसा ऑटोमेशन तरीका बनाते हैं कि लेट से एक एसएमएस के लिए बनाते हैं कि एसएमएस के लिए जैसे सपोज 30 आपने लिखा कि मेरी पहली इंस्टॉलमेंट मैंने दे दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी है। अब हो सकता है जिन लोगों ने पेमेंट की हो उनके मोबाइल पे यूको बैंक उस डेटा को यूज करते हुए कुछ अलर्ट भेज दे कि आपका सितंबर का या अक्टूबर का पेमेंट ड्यू है। इस तरीके से वो उसका होगा, बट रिसीवर इज नॉट गोइंग टू डू इट, इट इज टू बी यूज्ड बाय डिफरेंट एजेंसीज। और जहां तक आपके डेटा का सवाल है, जहां मैंने आपको सेकंड पेज जो दिखाया था वहां पे आपको कुछ चेंजेस करने हैं, डिटेल्स डालनी है, वो वहां पे डालिए और एक बार में फुल प्रूफ अच्छी डिटेल डालिए अपने बीबीए को देखते हुए। हर किसी की एक एक्सपेक्टेशंस थी कि रिसीवर के साइड से मेरे को डेटा मिलेगा, वो नहीं मिला और वो आगे मिलेगा भी नहीं किसी को, बिकॉज वॉइस नहीं आ रही है आपकी सही से। नहीं, it's clear, it's clear. It's clear. So Anshu, it's clear, Anshu. so I think you have some network problem. Yep. so Yeah, Michi, go ahead. वो जो डेटा था, हमारी सबकी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमको एक डेटा मिलेगा एंड वी विल गेट टू नो। I was also in a view कि yes buyer should be provided that data, but उसके लिए बहुत एम्बिग्विटी आ रही है और कोर्ट रिसीवर के बहुत सारे उसके पे एडवाइजरीज आई हुई हैं। अगर वो डेटा पब्लिश हो जाता है, फॉर एन एग्जांपल सपोज आपने लिख दिया कि मेरा 20 लाख का घर था, अब कल को आप बोलोगे यार ये तो रिसीवर ने तो हमको जो डेटा दिया यही घर था हमारा। अब आप पोजीशन लेने गए, जब पोजीशन के लिए आपको बोला कि आप दिखाइए 20 लाख आपने कहाँ पेमेंट की, आपने बोला जी ये तो मेरी एडजस्टमेंट वाली थी। अब वो बोलेगा रिसीवर जब एडजस्टमेंट की थी तो आपने क्यों लिखी इसमें? एडजस्टमेंट मींस कि आप आम्रपाली के कोई सप्लायर थे, आम्रपाली ने पैसा नहीं दिया, आपको एक यूनिट दे दिया, आपने दिखा दिया। दिस ऑल यूनिट्स आर बोगस यूनिट, तो दीज आर अंडर सीरियस इन्वेस्टिगेशन, जिसको आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें थी, तो उन्होंने इस प्रपोजल को मानते हुए लेट अस नॉट डू इट फ्रॉम आवर साइड, लेट बायर अपलोड इट। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो केस टू केस बेसिस पे होगा, और केस टू केस बेसिस का मतलब ये है नोबडी इज गोइंग टू मॉनिटर इट। आप इंस्टॉलमेंट 1 रुपए भर रहे हो, 10 रुपए भर रहे हो, नोबडी इज मॉनिटरिंग इट। नहीं भर रहे हो तो आपको मॉनिटर किया जाएगा कि आपको एक अलर्ट दे दिया जाएगा कि जैसे सपोज आप एक पूरा डेटा है उनके पास कि एक्सपेक्टेड 100 लोग हैं जिनको पेमेंट करनी है, उन 100 लोगों का एक डेटा वहां पे अलग मार्क्ड है। अब अगर आपने क्लोज कर दिया वेल एंड गुड, आप उसके इसमें नहीं है, लेकिन अगर आपको देना है, आप ड्यू है आपका और आपने नहीं दिया है, किसका कितना पैसा है ये तो उनको पता है और उन्होंने अपने डेटा में फीड कर रखा है। द मोमेंट यू डिफॉल्टेड, आपके नाम को टैग्ड कर दिया जाएगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट डज नॉट मीन्स दैट यू आर अ डिफॉल्टर, डिफॉल्ट मीन्स दैट यू हैव नॉट followed the process of paying your dues by 31st। अगर आप को नोटिस किया जाता है 1 बार 2 बार के 3-4 बार में तो वो भी नहीं करेंगे, तीसरे बार 3 अटेम्प्ट के बाद हो सकता है चौथे में वो आपको नोटिस करें। अगर आपको बुलाते हैं देन यू कैन एक्सप्लेन योर पार्ट कि आपका बैंक नहीं दिया, जो भी रीजन रहे हो। हमने तो उनको बोला कि सर आपका यूको बैंक इतना परेशान किया, कम से कम 15 दिन यहाँ पे खा गए वो, तो 15 दिन बढ़ा दो। He said, okay, fine, we will do it. So far as receiver is concerned, he is very generous enough in terms of taking our opinion. अगर वो opinion अच्छे हैं, he'll take. सुधीर जी का क्वेश्चन लेने, सुधीर जी एंड विपिन। विपिन, I'm Vipin. Yeah, Vipin ji, you go ahead. Okay. No, Vipin ji, let's Vipin ji go ahead. मेरा ये सवाल है अमित जी, जैसे आपने ये डेटा एक्शन वाले पॉइंट से बताया, तो एक्शन पॉइंट में जैसे ही आपने पूरी डिटेल फिल इन की तो वहां पर एक जगह लिखा रहा था बैलेंस, जिसमें आपके केस में बिकॉज यू मेड फुल पेमेंट तो वो 1 रुपी। शैल वी कंसीडर दैट so whenever we put our amount, so we will also get that balance there or not, or because you paid very long back, so it is fully updated. And second point is that I made some partial payment with respect to the last year Supreme Court order, not the complete balance because of cash constraint. So वो amount होगा balance के मेरे चलाना question. No, please understand. मेरे केस में मैंने फुल पेमेंट कर दी है, इसलिए वो बैलेंस 1 रुपए नहीं दिख रहा है। मैंने वो अमाउंट वहां पे जो पे की है वो लिखी है तो दिख रहा है। आप अगर वहां पे अपना अमाउंट लिखेंगे तो वो आपका अमाउंट दिखेगा। सपोज अगर मैंने वो जो पे किया है, अगर आई वुड से लेट्स से मैंने 3 लाख नहीं पे किया, मैंने 1 लाख किया है, तो वो उतना दिखाएगा। वट एवर डिटेल्स यू विल फिल दैट विल शो। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि जब आप उसको डेटा को भरते हैं तो आप उसको सबमिट करने से पहले हम उसको सेव कर लेते हैं कॉपी बना के। तो आप भी एक कॉपी बना के सेव कर लो ताकि आपको ये याद रहे कि मैंने लास्ट टाइम क्या सबमिट किया था।
और आपको अगर कल को फ्यूचर में कुछ अपडेट करना होगा तो वहां करिए. टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग वन थिंग व्हिच इज डू फिल दैट डेटा वेरी केयरफुली. जो आपने पे किया है उसके अकॉर्डिंग भरिए. आगे भविष्य में देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी आर प्लानिंग फॉर द बायर्स, क्योंकि मेरे पास भी एक डेटा है. आई हैड सेंड सम 1000 एंट्रीज टू बायर्स सेइंग दैट इनका इतना बाकी है. जिन लोगों के पास वो डेटा है आई एम श्योर वो उनके लिए ये डेटा भरना मुश्किल नहीं होगा. दे कैन इजीली डू इट, क्योंकि मैंने वो बाइफर्केशन उनको तब दिया था. बट 6000 लोगों का वो ईमेल करने के लिए आई डोंट हैव पीपल. सो सुनील इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन टर्म्स ऑफ डूइंग दिस एक्टिविटी. somebody is doing it in terms of helping me with, Manish is helping with the website, Ajay and various people are doing it with other things. They are balanced voluntary contribution. We are not an association. हमारे पास कोई पैसा नहीं है कि हम किसी को दें, एंड आई डोंट वांट टू डू इट. अगर वॉलंटरीली कोई हेल्प करना चाहता है, somebody से अमित मैं एक दिन जाऊंगा वहां पे, आई विल शूट अ वीडियो एंड सेंड इट टू यू. Though I will do it for my professional work, but I'll help you in terms of getting you the video. He gave the video and we put it to everybody to see. अगर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है, सो व्हाट आई से इज आप अपना डेटा अच्छे से भरिए, उसको सेव करिए, बट कैलकुलेशन आपको ही करनी है. इट इज नॉट दैट कि आपने जो किया वो वहां पे मैंने पे कर दिया तो यूको बैंक के हिसाब से वो जो मैं डेटा फिल कर रहा हूँ वही डेटा मुझे वहां पे दिख रहा है. और अगर थोड़ा बहुत डेटा अगर मिसमैच होता है तो वो Yes. बात करेक्ट होगा वो. यस, जैसे मेरे केस में 1 रुपया आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ कि वो जो 3.75 का जो परसेंटेज वाला उन्होंने उसमें Round off. फीड किया है, वो ना 3.75 जो उन्होंने कैलकुलेट किया है उस हिसाब से मैंने अपना जो पुराना सर्विस टैक्स दिया था वो थोड़ा कम था, तो और मैंने जो नंबर भरा है वो सर्विस टैक्स का थोड़ा उसमें कंपोनेंट जो है ज्यादा था, मैंने थोड़ा ज्यादा पे किया था, तो वो उसको बैलेंस करके 1 दिख रहा है. बट उसका कोई लेना देना नहीं है. आप जो अमाउंट आपने पे किया है, जो आप प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट भर रहे हैं, आप डेटा भर रहे हैं, कल को उसकी वैलिडेशन होगी तो आप अपनी रसीदों से प्रूफ कर पाएंगे. हमारा या किसी का भी डेटा आपको सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है. दैट इज नॉट एब्सोल्यूट डेटा. अगर आपका डेटा उससे कम है तो आप उसको मैच करिए कि क्यों कम है, कहाँ कम है, बट प्रूफ आपके ही डेटा का माना जाएगा. प्रॉब्लम पेमेंट किया था जो यूको बैंक में लास्ट ईयर, उसका टैक्स का कंपोनेंट कैसे करेंगे, क्योंकि वो कैसे एडजस्ट किया उन्होंने, क्योंकि हमने तो लमसम पे किया बिकॉज पूरा तो पे नहीं किया था, तो दैट बाइफर्केशन वेरी, दैट इज द ओनली इशू. नहीं, आप उसको कंसीडर कर लो कि आपने विदाउट टैक्स दिया, आप ये कंसीडर कर लो उसको. जो आपको बहुत ही सिंपल तरीका है जो मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था, एक एक्सेल शीट जिसमें मैंने बताया था. आपने सपोज पार्ट पेमेंट की 1 लाख रुपए, कंसीडर इट एज अ प्रिंसिपल अमाउंट, आपने सर्विस टैक्स नहीं दिया. जो भी आपका टोटल अमाउंट है उसका 3.75 जो भी टैक्स आता है आप वो बाद में जमा कर दो, 1 गो में कर दो, इंस्टॉलमेंट में कर दो, दैट्स योर चॉइस. थैंक यू. सुधीर जी का क्वेश्चन ले लेते हैं. ओके, थैंक यू. अमित जी, मेरे पास 2 क्वेश्चंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो डेटा हम अपडेट कर रहे हैं, सो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू अपडेट माय डेटा फर्स्ट, मतलब कब तक रिफ्लेक्ट होने लगेगा? जैसे मैंने एड्रेस चेंज करा है, सो हाउ फार मींस हाउ दिस डेटा विल गेट अपडेटेड, मींस कितना टाइम लगेगा? फर्स्ट क्वेश्चन ये था. सेकंड क्वेश्चन ये कि मैंने मेरा टेरेस होम्स में F6 में 901 मेरा फ्लैट नंबर है, उसमें मेरे से इन्होंने मिशन कंप्लीशन पे आम्रपाली asked me for money कि हम जल्दी बना के दे देंगे, please pay money. So I have given my 100% contribution and they have given a credit note letter of some discount. So that letter I have. So do I need to consider that amount or now we can leave it? नहीं, so far as the data part is concerned, there is no guarantee, no timeline for anything. मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ. आम्रपाली case is a very kind of complicated web of problems. Receiver is doing multiple things. जैसे एक भगवान, आपने देखा होगा ना, भगवान कृष्ण के 4 हाथ 5 हाथ होते थे, उसी तरीके से वो भी 5-6 चीजें एक साथ कर रहे हैं, जिसमें से ये भी एक पार्ट है. नहीं, that's तो हो सकता है ये चीजें महीने भर में आ जाएं, 1.5 महीने में जाएं, बट एक बैकएंड टीम उनकी काम कर रही है, स्लोली एंड ग्रेजुअली होता जाएगा. अब एक साथ किसी का नहीं होगा, हो सकता है आपने देखा आपका हो गया, दूसरे ने देखा उसका नहीं हुआ, बट 4 दिन के बाद उसका हो गया. तो ये आप नजर रखिए उसमें, अपने डेटा में. कस्टमर डेटा फुल टाइम के लिए आप जब डालते रहिए, हर हफ्ते में एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा. So far as the other part is concerned, second part जो आपका है
किससे रिलेटेड था? आई जस्ट फॉरगॉट समबडी। ये मैंने पेमेंट को मिशन कंप्लीशन के नाम पे दिया था। आई गॉट दैट पार्ट। सी, जो भी क्रेडिट पार्ट है, जिसका भी क्रेडिट नोट मिला है, दैट इज अ सब्जेक्ट टू वैलिडेशन वेरिफिकेशन। इसका इसका एक होलिस्टिक फिगर ये है कि आप उसको क्लेम करिए, क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो मान्य नहीं होगा। मैं आपको अभी बता दिया क्यों होगा, क्यों नहीं होगा। क्योंकि जब हम एक नोएडा के परिप्रेक्ष्य में, जब आप लोग तो अपने प्रोजेक्ट्स का देख रहे हैं, लेकिन मैं तो नोएडा के परिप्रेक्ष्य में भी इन्वॉल्व हूँ। वहां पे जो बायर्स, आपके जैसे बायर है, जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है, मतलब उनको घर मिल गया, घर में वो रह रहे थे, अब उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन आम्रपाली का जो क्रेडिट नोट है, उन्होंने क्या किया कि आम्रपाली ने बोला हमने आपको क्रेडिट नोट दिया था जी 5 लाख का, आप एक काम करो, अपने घर में ना 2 लाख की फिनिशिंग करा लो और घर में चले जाओ, और 3 लाख रुपए जो है वो आपको हम बाद में दे देंगे। अब हुआ क्या, वो बायर ने 2 लाख बना के और विदाउट ऑक्यूपेंसी अपने घर में घुस गए। उनको लगा 3 लाख रुपए बिल्डर बाद में दे देगा। अब जब वो गए रिसीवर के पास, रिसीवर ने बोला ये बिल्डर ने आपको बोला था, हम ये क्रेडिट की बात है, क्रेडिट मतलब बिल्डर देगा, अब आप जाओ उससे ले लो। कोर्ट नहीं देगा आपको, और आपको ये लग रहा है कि प्रोजेक्ट से आएगा, नहीं। सो टू बी ऑनेस्ट, दिस क्रेडिट नोट फैसिलिटी जो है, अगर क्लेम करिए, देयर इज नो हार्म इन क्लेमिंग, बहुत सारे लोगों को किया है, बट इट इज सब्जेक्ट टू वैलिडेशन, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी सक्सेस मिलेगी। नहीं, दैट्स फाइन, बट मेरा ये क्वेश्चन था क्योंकि मेरे को ये ज्यादा नहीं, मेरे तो 100% जा चुके हैं। बट यू कैन क्लेम इट, देयर इज नो हार्म इन क्लेमिंग अबाउट इट। ओके, नो हार्म, ओके, श्योर, थैंक यू। अमित जी, ये जो टोटल अब आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, ये वन शॉट में पे कर सकते हैं या 10 EMIs में करनी है, या पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, 2 या 3 EMIs में पे कर दें सारी? अमित जी, मेरा भी सेम सवाल है पेमेंट शेड्यूल को लेकर कि इसका क्या रहेगा, पेमेंट शेड्यूल कैसे पेमेंट। देखिए, मैंने इस पे अभी जो हमारी मीटिंग अभी पहले वाली हुई सेशन में, उसमें बताया मैंने, आपकी अगर आप अपनी पेइंग कैपेसिटी को प्रोजेक्ट की करंट सिचुएशन के हिसाब से उसका वैल्यूएशन, मतलब उसको सिंक करें। जैसे आपको लगता है कि आपका बहुत सारे टेरेस होम्स का मैं खासकर बता रहा हूँ, टेरेस होम्स में किसी का भी 20% से ज्यादा नहीं है, एट मैक्स 30%। अगर किसी ने अपनी करंट डिमांड उस समय की नहीं दी होगी तो मैक्सिमम 30%, इससे ज्यादा किसी का नहीं। मेरी 20% अभी रिमेनिंग है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अब सपोजिटली आपका वो अमाउंट 5 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए है, अगर आपको लगता है यार कि 5 लाख 6 लाख रुपए जो है वो मुझे लेट्स से मैं एक बार में दे सकता हूँ, डू इट, गिव इट, क्योंकि वो पैसा प्रोजेक्ट में ही लगेगा, और आपका प्रोजेक्ट, आपका पैसा आपके ही टेरेस होम्स में लगेगा। नो, आपका पैसा ना तो ट्रॉपिकल में जाएगा ना कहीं जाएगा, आपके टावर में भी लगेगा वही पैसा। आपके अगर टावर्स में 100 लोग हैं और उनका पैसा है, तो वो इस तरीके से बाइफर्केशन की गई है कि आपका पैसा, कि जो आपका जो पैसा है वो आनंद जी, ओके, यप, तो जो पैसा आपका लगेगा वो अबे रुक जा आनंद जी, आप अपने आप को म्यूट करिए। यस, तो जो पैसा आपका लगेगा वो आपके प्रोजेक्ट में ही लगेगा, और पर्टिकुलरली आपके टावर में लगेगा बहुत। इसीलिए मैंने वो अभी फर्स्ट स्टेज में और SBI वाली मीटिंग में ये क्लियर किया। जो सेकंड पार्ट है, अगर रिसीवर ने क्या किया है, लुकिंग एट बायर्स हार्डशिप, जरूरी नहीं है कि जो सिचुएशन मेरी है वो अक्षय की है या सुनील की है या आदिल जी की है, अनुराग जी की, किसी की भी, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप नहीं, वास्तविकता में नहीं दे पा रहे, आपका 10 लाख रुपया, जैसे ट्रॉपिकल वाले हैं। आई एग्री टू देयर पॉइंट कि अगर वो 10 में देना चाहे 10 में दे दें। एक मैकेनिज्म बनाया गया 10 इंस्टॉलमेंट का। इट डज नॉट मीन्स कि जो लोग देना चाहते हैं या जो दे सकते हैं वो ना दें। आप वन शॉट भी दे सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो एंड पुट द डेटा, और वहां पे आपको मेंशन करना है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए देना है तो आप 10-10 हजार रुपए 10 बार में, उन्होंने बनाया आपकी सहूलियत के लिए, बट अगर आप चाहो तो 1 बार में भी दे सकते हो, 50-50 करके 2 बार में भी दे सकते हो। मैं टेरेस होम्स वालों से या बाकी लो राइज वालों से, O2 वैली वालों से, सबसे ये बोल रहा हूं, अगर आप अपना वन शॉट पेमेंट करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट में ही उसका पैसा फायदेमंद होगा आपके लिए। क्योंकि जो शुरू का 4 महीना है, जो मैं बार बार आपको अभी इसके पहले जब मैंने SBI कैप के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, वो शुरू के 4 महीने में आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्टिकुलर फेज के लिए। अमित जी, एक लास्ट क्वेश्चन ले लें हेमंत नागर जी का। यस, हेमंत नागर जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, अमित, हाय अमित, मैं कल बैंक ऑफ महाराष्ट्र गया था, जैसा मैंने ग्रुप पे भी डाला था।
तो वहाँ उन्होंने मुझसे मेरे इनकम प्रूफ और प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, केवाईसी डॉक्यूमेंट के सारे ले लिए और उन्होंने कहा कि अभी आप फर्स्ट हैं जिसने ये सारे डॉक्यूमेंट दिए। हमने ईमेल तो सबको किया है बट अभी तक किसी ने ब्रांच को कांटेक्ट नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये सारे क्लब करके जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं हम 62 भेजेंगे और वहां से वो दोबारा से इवेल्युएट करेंगे आपके एप्लीकेशंस को। फिर वो ये बताएंगे कि हम कितना पैसा आपको दे सकते हैं। और सेकंड कि मैंने पूछा कि क्या ये मैं बिल्डर को चाहता हूँ कि एक बार में जो कोर्ट को जाना है पैसा वो एक बार में सारा चला जाए इंस्टेड ऑफ 10 इंस्टॉलमेंट। तो उसकी भी उनके पास अभी कोई क्लैरिटी नहीं थी कि वो इंस्टॉलमेंट में देंगे या वो वन टाइम देंगे। तो एक उसमें सेकंड चीज उन्होंने अपनी ईमेल में लिखी हुई थी कि जब उनके पास ये आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी कि हाँ बैंक आपको डिस्पर्स करने को तैयार है, तो जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट फर्दर किया जाएगा कोर्ट रिसीवर्स के साथ। तो उसके बारे में कुछ जानकारी, क्योंकि बैंक को तो कुछ भी नहीं पता है। उनका मैंने लेटर पढ़ा था तो उनके हेड ऑफिस ने सिर्फ उनको इतना कहा है कि आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट कीजिए। I'll tell you, मैं आपकी बात समझ गया। I had spoken to so many people of Bank of Maharashtra. There is a manager in Bangalore also. He spoke to me and he told me the same thing. उन्होंने ही वो लेटर दिया था जो मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था कि जो उनको ऑल एडवाइजरीज दी थी। सी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जिनसे आप मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं, they are just a baboos. They are dependent on their bosses to give them an information. आपको ये करना है कि आपको अपना चालान जनरेट करना है। आप अपना चालान पूरा एक बार में उनको दिखाइए, अपना एप्लीकेशन दीजिए, अपना डिमांड लेटर भेज दीजिए, वो अपने ब्रांच में भेज देंगे, हेड ब्रांच में, वहां से सैंक्शन आ जाएगा और हर हफ्ते आएगा वो। इट इज नॉट दैट कि वो एक महीने तक कोलेट करेंगे। दे आर ड्यूटी बाउंड टू टेक ऑल एप्लीकेशंस ऑन अ वीकली बेसिस। दिस इज व्हाट आई एम बीइंग टोल्ड कि वो जैसे मंडे से फ्राइडे तक लेंगे, सैटरडे को वो भेज देंगे वहां पे। तो 15 दिन का साइकिल एक बायर के लिए रहेगा ही रहेगा। 15 दिन में दे विल कम बैक टू यू। बट क्योंकि ये जो लोन है डिसबर्समेंट जरूर है पुराना, बट द प्रोसेस विल बी द सेम एज द न्यू प्रोसेस। केवाईसी कराएंगे। 10 साल हो गए यार। इट्स वेब ऑफ प्रॉब्लम्स। 10 साल हो गए, नोबडी नोज। आपकी शक्ल बदल गई है, चेहरे बदल गए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो केवाईसी कराएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी देखेंगे, सब सही रहा, 15 दिन में आपको बोलेंगे आके ले जाओ। दिस इज अ बैंक्स प्रेरोगेटिव कि वो क्या आपको एक बार में पूरा पैसा देते हैं। कैनरा बैंक इज डूइंग वंडरफुल। जो जा रहा है, जितना पैसा उनका है वो एक बार में दे रहे हैं। दे आर नॉट आस्किंग बायर्स कि हम इंस्टॉलमेंट में जाएंगे। कॉर्पोरेशन बैंक, एसबीआई इज फिनिकी। दे आर सेइंग नहीं, हम 10 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से देंगे। सो दे आर काइंड ऑफ फिनिकी। आप बैंक को तो इफ बैंक अग्रीज, आप बैंक को अपने तरफ से प्रेशर उनको डालो कि जब मैं आपको अपनी के एप्लीकेशन में, आपने अपने एप्लीकेशन में 10 इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है, आपने अपनी एप्लीकेशन में एक ही भरी है। और मैं सबको बोल रहा हूँ एक भरो, क्योंकि आप एक एप्लीकेशन में एक इंस्टॉलमेंट भर के लाओगे, आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए वो फिर 15 दिन के लिए वापस दौड़ाएंगे। आप अपना पूरा डिटेल एक बार में भरो। अगर वो एक बार में देता है वेल एंड गुड, नहीं देता है तो आप बोलो सर आप एक काम करो, इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो उसका पैसा दे दो। At least give something as per, so that a tag of default should not be tagged against you. अक्षय जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। अक्षय जी, आप अपना Where is Akshay? I can't see. Good evening, sir, and thank you so very much for taking my question as well. But I won't be starting with the question. I would first of all acknowledge all your efforts. You know, sadly though, somehow we missed the terrace homes. Otherwise, I was sure that we could have pulled that. No, Akshay, it may be sadly for you, but it is happiness to me because I have not missed anything. That's what I'm saying. मैंने SBI का मैटर अभी बहुत अच्छे से डिटेल्ड में समझाया है। Yes, there is a problem. We need to acknowledge that problem if you want to come out to this problem. But at the same time, we need to ensure that our problem is minimized to a very minimum level. We are at a web of problem. अगर उसमें से 4 में से आज हमारे पास सिर्फ एक है टेरेस में हमारे पास एक है फंडिंग। आज कोई भी रिकवरी आती है, कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आती है, वो कहाँ लगेगी? ना लो राइज में, ना O2 में, ना